ठीक है। सो देखो, चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है। नाउ व्हाट इज बॉन्डिंग? इट इज बेसिकली जस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इट इज जस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज। अब किसके बीच में होगी, डिपेंडिंग ऑन दैट हमारे पास डिफरेंट तरह के बॉन्ड्स आर अवेलेबल। ठीक है। सो बॉन्ड्स आर कैटेगराइज इनटू टू थिंग्स। या तो वो हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, और दे कैन बी कंपैरेटिवली वीक बॉन्ड्स। वीक बॉन्ड्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एच बॉन्डिंग, एंड सेकेंड इज वॉन्डर वॉल बॉन्ड्स या वॉन्डर वॉल फोर्सेस से जो बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, बॉन्ड्स या फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग में हमारे पास क्या क्या आते हैं? दे कुड बी आयनिक, जो आप पढ़ते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। दे कुड बी कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है, फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग। दे कुड बी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, ये आप पढ़ते हो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री डी ब्लॉक में। या दे कैन बी मेटेलिक बॉन्ड। जब भी हम ऑर्गेनिक में भी या कहीं बोलते हैं बिकॉज ऑफ एच बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर है, वो हम तब बोलते हैं व्हेन वी आर कंपेयरिंग विद द वॉन डर वॉल फोर्सेस। ये होता है बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इसके कंपैरिजन में एच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। ठीक है। अब एच बॉन्ड कब होता है? when H is attached to some electronegative atom interacting with some other electronegative atom. जिससे H attached होगा, that could be fluorine, oxygen, nitrogen या even sp hybridized carbon in some cases. जिससे वो इंट्रैक्शन करेगा, दैट कुड बी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन ऑल्सो। ठीक है, इन वन केस। ये वाला एग्जांपल आई विल टेल यू। ठीक है। आयनिक बॉन्ड सिंपल है। क्या है? कटायन और अनायन के बीच की इंट्रैक्शंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, फिजिक्स में जो पढ़ते हो। व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग। व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड? एक ही एटम बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। जो डोनेट करेगा दैट शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच, जो एक्सेप्ट करेगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, plus it should have vacant orbitals in order to accept that electrons. कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप A प्लस B माइनस की फॉर्म में भी यू कैन रिप्रेजेंट। जहां से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं दैट इज प्लस, जहां मिल रहे हैं दैट इज माइनस। व्हाट इज मेटेलिक बॉन्ड? ये होता है इन केस ऑफ मेटल्स which are highly electropositive. What does that mean? कि मेटल्स में से इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड है, तो जो आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक साथ एक्यूमुलेट होंगे। रेस्ट पार्ट ऑफ मेटल टर्म्ड एज कर्नल, जिसपे पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो एक साथ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, एंड देयर इज द इंट्रैक्शन बिटवीन दीज। ऐसे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, इसे बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है। अब वो केस देख लो जिसमें एच बॉन्डिंग में Cl इन्वॉल्व है। ठीक है, ऐसा एक केस है, दैट इज ऑफ क्लोरल। क्लोरल, ये आपने ऑर्गेनिक में एल्काइल हैलाइड्स चैप्टर में भी पढ़ा होगा, डीडीटी फॉर्मेशन में। ठीक है, कि क्लोरल के साथ क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करके इट फॉर्म्स डीडीटी। व्हाट इज नाउ क्लोरल? एसिटल्डिहाइड की फॉर्म CCl3, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH, दिस इज क्लोरल। अब ये मॉलिक्यूल ऐसा है, इसके केस में C पे दो OH ग्रुप्स, ये हम पढ़ते हैं ना ऑर्गेनिक में, जब भी दो OHO कार्बन पे हमेशा वाटर इज रिमूव्ड, ठीक है, और एल्डिहाइड बन जाता है।
but only in this case C पे दो OH groups are stable because of hydrogen bonding between this H and Cl. ये ठीक है, this form of OH is more stable. यहाँ पर it exists. क्यों? रीजन इज H bonding. ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें Cl can also do H bonding. ठीक है, चलो नेक्स्ट. Now what is the reason for bond formation? क्यों होता है bond formation? First reason for bond formation is decrease in potential energy, and second is octet completion. दो एटम्स दूर दूर एग्जिस्ट कर रहे हैं, थोड़ी सी पास आए, इनके बीच में अट्रैक्शन होगी. ठीक है, ओवरलैप नहीं, पास आए अट्रैक्शन होगी. अट्रैक्शन ऑलवेज लीड्स टू व्हाट? डिक्रीज इन एनर्जी. ठीक है, हमेशा एनर्जी रिलीज होती है. फर्दर आप पास लाओगे एटम्स को, और पास लाओगे, यहाँ पर थोड़ा इस डिस्टेंस पे है, और पास लाओगे तो दे विल स्टार्ट टू रिपेल ईच अदर. और पास आए तो रिपल्शंस में एनर्जी बढ़ती है. तो अगर हमें प्लॉट करना हो बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्टेंस, ठीक है, तो प्लॉट कुछ ऐसा होता है. व्हाट इज इट? यहाँ पे सिर्फ एटम्स है दूर दूर, उन्हें पास लाए, डिस्टेंस कम किया, अट्रैक्शन स्टार्ट हो गई. दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू मिनिमम एनर्जी. एक डिप होगा मिनिमम वाला. ठीक है, यहाँ से ऊपर कर देना मिनिमम. ये मिनिमम एनर्जी वो है जहां पर क्या होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन. एनर्जी मिनिमम है. और पास लाए, डिस्टेंस और कम किया, तो दे विल स्टार्ट टू रिपेल और एनर्जी बढ़ती रहेगी. सो दिस इज द प्लॉट बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्टेंस आर. ठीक है. सेकेंड रीजन तो ऑक्टेट कंप्लीशन का वी नो. क्या होता है कि बाय शेयरिंग लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट कंप्लीशन होगा. ठीक है, इसी को हम पढ़ते हैं ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर्स में भी. ठीक है, ल्यूइस स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ करते हैं, उसमें हम यही करते हैं. ठीक है, इसे ऑक्टेट रूल भी बोलते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करना. Now there are few exceptions to octet rule. क्या है? फर्स्ट, there are species which are electron deficient. ठीक है, 8 नहीं हो पाते डिस्पाइट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, उनमें इलेक्ट्रॉन्स कम रह जाते हैं. लाइक ग्रुप 13 के BCl3, AlBr3, वॉट एवर. बॉन्ड्स बनाने के बाद भी दे हैव जस्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, BeCl2 सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. There are species which are electron rich. इलेक्ट्रॉन रिच से भी मैं ये भी बोल सकती हूँ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, या फिर इन्हें इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट भी बोलते हैं. एग्जाम्पल जैसे PCl5, SbF6, कुछ भी, सॉरी SbF5. ठीक है, SF6, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10, इसमें 12, इसमें 10. थर्ड इंपॉर्टेंट, देन इसको बोलते हैं हम पिग कॉन्फ़िगरेशन. व्हाट इज दिस पिग कॉन्फ़िगरेशन? This is also known as pseudo inert gas configuration. Do you know what is this? क्या होती है ये? You know what is this? क्या होती है? No, ma'am. जब भी कभी ऐसे कटायंस हो, ठीक है, इसको देख लेना, ये पूछ सकता है which follows pig configuration. Cations which have 18 electrons in their outermost shell.
स्यूडो इनर्ट गैस में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट में, स्यूडो में 18 इलेक्ट्रॉन्स। देखो व्हाट आई मीन, इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपके पास कॉपर प्लस है, अब कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन ये होती है ना, इट इज आर्गन, ठीक है, 3d10 4s1। मैं पूरी लिखूं आर्गन वाली फॉर्म को तो इट विल बी 2p6, ठीक है, हो गया हमारे पास, ठीक है, 3d10 4s1। ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन हो गई कॉपर की, एटॉमिक नंबर 29। कॉपर प्लस कैसे बनेगा? सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन एस में से निकलेगा, तो ये कॉन्फ़िगरेशन बचेगी दिस मच। अब वैलेंस शेल कौन सा है? थर्ड शेल। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 10 प्लस 6 प्लस 2, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर कोई कंपाउंड हो जिसमें Cu+1 स्टेट में हो, जैसे CuCl, इट एडहेयर्स टू पिग कॉन्फ़िगरेशन। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बस आपको कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखनी है। जैसे मैं बोलूं ZnCl2 या ZnBr2, अब इसमें Zn किसमें? +2 स्टेट में। +2 स्टेट में क्या होगा हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन? आर्गन 3d10 4s2, एस में से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, और आर्गन अगर मैं पूरा खोलूंगी तो आई विल गेट 3s2 3p6 3d10। जो आउटर मोस्ट शेल अब थर्ड हुआ उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 18। तो Zn+2 इज ऑल्सो adhering to pig configuration, ठीक है। Yes, ma'am. नेक्स्ट, अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंसेप्ट ये हम कर चुके होंगे बहुत बार पी ब्लॉक में भी, कि एक्साइटेशन हो रही है, एक्साइटेशन हो रही है, तो देयर इज अ रूल कि एक्साइटेशन कब होगी। व्हाट आई मीन बाय दिस इज, जैसे आपके पास N है, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p3, ठीक है। P की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3s2 3p3। अब NF5 नहीं बनता बट PF5 बन जाता है। रीजन, अगर आप इसे एक्सपैंड करोगे, ये S2 है, ये P3 है, N के साथ 3 बॉन्ड्स बनना पॉसिबल है, मतलब NF3 बन सकता है बट NF5 नहीं, क्योंकि NF5 के लिए वी विल रिक्वायर कि N अपना इस इलेक्ट्रॉन को अनपेयर कर सके सो दैट इट कैन फॉर्म 5 बॉन्ड्स, बट P के केस पे पॉसिबल है, इट कैन फॉर्म PF5 PF3 ऑल। क्यों? अगर इस स्टेट में है P तो PF3 बन सकता है। अगर जो वेकेंट B ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, अगर P उन्हें भी यूज कर ले, ठीक है, मतलब अगर एक्साइटेशन हो जाए इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, तो PF5 भी बन सकता है। सो देयर आर बेसिकली रूल्स फॉर एक्साइटेशन। सबसे पहली क्राइटेरिया क्या है? देयर शुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है, ऑफ कंपेरेबल एनर्जी। व्हाट डज दिस लाइन मीन्स? कि 3D को यूज किया क्योंकि इनकी एनर्जी कंपेरेबल है, ठीक है, स्टिल एनर्जी गैप कम है। ऐसे N के पास 4s भी, मतलब 3s भी तो है, बट उसे यूज नहीं कर सकते क्योंकि नेक्स्ट शेल का एनर्जी हायर होगी। तो कंपेरेबल शेल में ही एक्साइटेशन होगी। सेकेंड इज जनरली देयर शुड बी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड, ठीक है, जैसे PF5 बन सकता है, PCH3 5 नहीं बनता, ठीक है, हमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच चाहिए, ठीक है, दैट्स इट, यही रूल्स हैं एक्साइटेशन के, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास कोवलेंसी। कोवलेंसी, what is covalency? It is number of covalent bonds which an atom can make in a molecule,
जैसे मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ एन, क्या होगा आंसर? व्हाट इज द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ एन? मैम 4। यस 4। ठीक है, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी कोवेलेंट मानते हैं। एन कैन फॉर्म 3 बॉन्ड्स, एडिशनल 1 मोर बॉन्ड एन कैन फॉर्म थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ एन इज 4। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं सिंपल सा। हम्म, बताओ इसका आंसर क्या होगा? मोर देन वन आंसर ऑल्सो यू कैन गिव। इसका आंसर होगा बच्चा ये, ऑक्टेट रूल मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। अब पूछा है कौन सा एक्सेप्शन नहीं है। BF3 के पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स, BI2 के पास है 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन्स, बट टेक केयर ऑफ दिस, ये तो रेडिकल फॉर्म करता है। व्हाट आई मीन इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखो जैसे थोड़ा सा आपने स्ट्रक्चर्स लिखने सीखे होंगे, Cl के पास होते हैं वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, O2 है, 2 O से जुड़ेगा डबल बॉन्ड से, क्या बचा? एक लोन पेयर बचा, एक अलग से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा। इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम रेडिकल। ठीक है, तो ClO2 is also an exception to octet rule. Radicals are exception. ठीक है, ऐसे एग्जांपल है मेरे पास N2O, NO, इन सब में रेडिकल्स बनता है। देखो NO में क्या है, N के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स, एक जुड़ गया O से, ठीक है, डबल बॉन्ड से, बचा क्या? एक लोन पेयर, एक रेडिकल। सेम इज द केस विद N2O। N2O में भी यही होता है। N N2O नहीं, आई थिंक ये मैंने गलत लिख दिया, इट शुड बी NO2। ठीक है, N के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, डबल बॉन्ड हो, एक रेडिकल बच गया। ठीक है, तो दीज ऑल आर रेडिकल्स। NO2 इज अ रेडिकल, NO is a radical, ClO2 also forms a radical, unpaired electron. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इज VBT थ्योरी। देखो VBT थ्योरी क्या है? इट गिव्स द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्या मतलब है हाइब्रिडाइजेशन का? कि ऑर्बिटल्स ऑफ comparable energy, ठीक है, which could have different shape, ये कंबाइन करते हैं, ठीक है, जुड़ते हैं टू फॉर्म, टू गिव या टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऑफ सिमिलर एनर्जी, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी सेम एनर्जी हो एंड सेम शेप। क्या हुआ? बेसिकली डिफरेंट एनर्जी और शेप के ऑर्बिटल्स कंबाइन करके दे फॉर्म ऑर्बिटल्स जिनकी शेप और एनर्जी क्या हो? सेम। ठीक है, सो
जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं सबकी शेप सेम होती है ऐसे, एक बड़ी लोब एक स्मॉल लोब, बड़ी लोब स्मॉल लोब। ठीक है, जैसे एग्जांपल दो, एक एस और एक पी एक्स और एक अगर पी जेड, तीनों अलग अलग शेप के, ओरिएंटेशन अलग अलग है, जुड़े तो तीनों सेम एनर्जी के sp2 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 फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का। अब कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, होता क्या है, हाइब्रिडाइजेशन डील करती है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन से। ठीक है, और किसी भी कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल होती है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के। ठीक है, कैसे ओवरलैपिंग हुई, अब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग भी डिपेंड करती है डायरेक्शनल नेचर पे। डायरेक्शनल, व्हाट आई मीन इज, अगर पी डी एफ ऑर्बिटल्स जुड़कर बॉन्ड बना रहे हैं, वो बॉन्ड क्या होगी, डायरेक्शनल, एंड उसकी स्ट्रेंथ होगी ज्यादा। ये तो जैसे आपको पता होगा ना, एस ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल, ठीक है, एंड इट इज नॉन डायरेक्शनल। लेकिन पी डी एफ ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, डायरेक्शनल। तो जो बॉन्ड इनसे जुड़ के बनेगी दैट विल हैव मोर डायरेक्शनल नेचर एंड हेंस इट विल बी मोर स्ट्रॉन्ग। ऑल्सो अब हमारे पास कंसेप्ट है एक सिग्मा और पाई बॉन्ड का। ठीक है, इस पे भी डिपेंड करती है, ठीक है, कि कैसे ओवरलैपिंग हो रही है। एक ओवरलैपिंग होती है अलोंग दी एक्सिस, ठीक है, जिसे बोलते हैं कोएक्सियल ओवरलैपिंग। एक होती है परपेंडिकुलर टू एक्सिस, उसे बोलते हैं हम कोलेटरल ओवरलैपिंग। एग्जाम्पल दू कोएक्सियल का, जैसे P और P इस एक्सिस PX और PX अलोंग एक्स एक्सिस जुड़ गए, इसे बोलते हैं कोएक्सियल ओवरलैपिंग। कोलेटरल में क्या, परपेंडिकुलर, ये एक्स एक्सिस थी लेकिन PY और PY ऐसे जुड़े फॉर्मिंग पाई बॉन्ड। तो हमेशा कोएक्सियल ओवरलैपिंग बेटर होती है किससे, कोलेटरल ओवरलैपिंग से। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? डायरेक्शनल पे अगर मैं थोड़ा सा और बात करूं तो, जैसे अगर सेम ही शेल का PP जुड़े, 2P सिंस दे आर डायरेक्शनल, तो ये फॉर्म करेंगे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एज कंपेयर टू 2s2p। ठीक है, ये और स्ट्रॉन्ग होंगे एज कंपेयर टू 2s2s। क्यों, SS नॉन डायरेक्शनल है, P में डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ये मैंने कंसेप्ट तब बोला अगर सेम ही शेल के जुड़े जुड़े। अगर बेसिकली डिफरेंट शेल के जुड़े तो आई कैन से, देखो कि 1s2p स्ट्रॉन्गर होगा 2s2p से, स्ट्रॉन्गर होगा 2s3p से, या 3s2p से। रीजन, जो भी ऑर्बिटल्स शेल के न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होगा, ये ज्यादा क्लोज, उनकी ओवरलैपिंग ज्यादा बेटर होगी। स्मॉलर इन साइज होगा, अच्छे से ओवरलैप कर पाएगा। ठीक है, तो ये कभी कभी क्वेश्चंस की फॉर्म में आ जाते हैं, टेक केयर ऑफ दिस। ठीक है, शुड वी प्रोसीड? Yes, ma'am. नेक्स्ट है सिग्मा और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो आपको पता भी अभी तक अच्छे से, पाई बॉन्ड। एक इंपॉर्टेंट चीज पहले तो ये कि सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिड एज वेल एज नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल से बन सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड ये हमेशा नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनेगा, कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं बनाते पाई बॉन्ड।
ठीक है। अब सिग्मा बॉन्ड की एक और चीज जो आप ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हो, इट डज नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस। लेकिन पाई बॉन्ड अगर ऑप्शन हो, इट कैन टेक पार्ट इन रेजोनेंस। ठीक है, अगर कॉन्जुगेशन हो तो। सिग्मा बॉन्ड डायरेक्शनल है। ठीक है, और ये तो ऑर्गेनिक में भी यूज होती है। इंपॉर्टेंट चीज, जो कॉन्फर्मर्स आप लिखते हो, ठीक है, कॉन्फर्मेशन जब आप लिखते हो, तो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन इज पॉसिबल। ठीक है, फ्री रोटेशन इज पॉसिबल अराउंड सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड में क्या है? देयर इज नो फ्री रोटेशन अराउंड पाई बॉन्ड। ठीक है, अब सिग्मा बॉन्ड कैसे कैसे बनता है, देखो बच्चों। एस और एस को भी जुड़ेगा, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि उसका तो कोई डायरेक्शनल नेचर ही नहीं है ना। हमेशा मान लो जहां वो एक्सिस है, अगर एक एस और एक पी जुड़े तो अगेन इट विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, एस और पी के ओवरलैपिंग से। अब पी पी की ओवरलैपिंग से भी जुड़ सकता है, लेकिन होनी क्या चाहिए? अलोंग दी एक्सिस। आपने इसे मान लिया एक्सिस, तो पी और पी अगर ऐसे जुड़े तो बस एक और सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। अब पाई बॉन्ड कैसे बनता है? पाई बॉन्ड बनता है परपेंडिकुलर टू एक्सिस। ये एक्सिस है, ठीक है, ये लिया मैंने एक पी वाई, ये एक्स एक्सिस को बाई चांस। वैसे हम बाय डिफॉल्ट ना, अगर मेंशन ना हो क्वेश्चन में, हम जेड एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। मैं चॉइस आप बदल भी सकते हैं। आई एम टेकिंग एक्स एक्सिस एज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो पी वाई और पी वाई अगर ऐसे ओवरलैप करेंगे, यहां जुड़ेंगे, तो क्या बनेगा मेरे पास? पाई बॉन्ड। ठीक है, एंड पाई बॉन्ड इज मच वीकर एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। अगर ये वीकर है तो ऑफ कोर्स इट इज मोर रिएक्टिव। यही रीजन है कि एल्कीन्स गिव एडिशन रिएक्शंस, एल्केन्स में नहीं होती, क्योंकि दिस इज लेस रिएक्टिव। एल्केन्स की बहुत कम रिएक्शंस है। ठीक है, चलो एक चीज और। अगर मेरे पास px और px जुड़े अलोंग एक्स एक्सिस, कौन सी बॉन्ड बनेगी? सिग्मा बॉन्ड, इंटरन्यूक्लियर है। अगर मेरे पास px और px जुड़े अलोंग y एक्सिस या अलोंग z एक्सिस, कौन सी बॉन्ड बनेगी? पाई बॉन्ड। टेक केयर ऑफ दिस। लाइकवाइज बाकी सबका भी, अगर py जुड़े अलोंग y एक्सिस, सिग्मा। अगर जुड़े py अराउंड एनी अदर एक्सिस, जैसे x एक्सिस या z एक्सिस, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा? पाई बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट। अब हाइब्रिडाइजेशन में की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अगर आपके पास, आपको किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, इवन इन ऑर्गेनिक या स्ट्रक्चर्स लिखते वक्त, हमेशा ये रूल लगाना हाइब्रिडाइजेशन का, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। इंपॉर्टेंट लाइन इज दिस, नॉट इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस। रेजोनेंस में नहीं जाने चाहिए वो लोन पेयर। ठीक है, जो भी नंबर आएगा, हो सकता है ना ऐड करके नंबर आए, स्टेरिक नंबर, हो सकता है 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6, 7, 8, कुछ भी आए। उसके अकॉर्डिंग हम हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन करते हैं। 2 आए तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? एसपी। शेप कैसी होगी एसपी की? लीनियर। ठीक है, ऐसे जुड़ेगा। ये एटम है ऐसे और एक ऐसे। 3 होगा तो sp2, शेप कैसी होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, 3 को ऐसे जोड़ देना ट्राइंगल की तरह। 4 क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3, शेप होगी टेट्राहेड्रल, अगर कोई लोन पेयर वगैरह प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, 1 2 3 4। 5 आए तो शेप क्या होगी? sp3d। ठीक है, sp3d शेप क्या होगी?
ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, टीबीपी। कैसी शेप है? ऐसी, तीन ऐसे, एक परपेंडिकुलर एक परपेंडिकुलर, ठीक है, ये फॉर्म कर रहे हैं ट्राइंगल, एक ऊपर एक नीचे। 6i हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, या आप पढ़ते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, इट कुड बी d2sp3 आल्सो, ठीक है, इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या शेप है इसकी? इसकी शेप है स्क्वायर बाय पिरामिडल, या ऑक्टाहेड्रल भी हो सकती है अगर सारी बॉन्ड्स इक्वल हो जाए, ठीक है, ऐसी शेप है, 1 2 3 4 स्क्वायर और बाय पिरामिडल। 7 8 तक तो हमें जाना ही नहीं। 7 हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, ठीक है, एक चीज यहाँ पर रह गई, टेट्राहेड्रल भी हो सकती है sp3 की, या अगर अगर हाइब्रिडाइजेशन हो dsp2, ठीक है, फोर्थ में ना, इट कुड ऑल्सो बी व्हाट, dsp2। ये भी आप पढ़ते हो किसमें? इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो शेप होगी स्क्वायर प्लेनर, ऐसी शेप। अब sp3d3 की शेप कैसी है? इट इज पेंटागोनल बाय पिरामिडल, 1 2 3 4 5, ये पेंटागन बाय पिरामिडल, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। ये मैंने तब शेप बनाई है अगर हर एक पोजीशन पे एटम्स प्रेजेंट है। अगर लोन पेयर वगैरह हुए तो वी विल हैव टू सी, जैसे अगर टेट्राहेड्रल में बाई चांस बच्चों एक लोन पेयर आ जाए, ठीक है, एक लोन पेयर, जैसे अमोनिया हो गया, तो शेप कैसी बन जाएगी? इसे बोलेंगे हम पिरामिडल शेप। अगर टेट्राहेड्रल में एक और लोन पेयर आ जाए, जैसे H2O, इस शेप को क्या बोलेंगे हम? दिस इज वी शेप या एंगुलर शेप, ठीक है। बाकियों में भी बताती हूँ, पहले इतना देख लो। Ma'am, बोलो। ma'am, to calculate the hybridization, you've written a formula, na? Number of sigma bonds plus number of. So, ma'am, in a booklet, there's a formula like half V plus G वाला formula. कुछ नहीं होता, आप वो छोड़ो, ये बेटर है, उससे भी निकाल सकते हो, निकालते हैं, बट ये हर जगह काम चलता है, ऑर्गेनिक में भी इसमें भी, ठीक है। शेप आप बना सकते हो, आप उससे भी कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ कुछ ऐसे वैलेंस जो बच गए एंड ऑल, वो कर लो, या ये करना, इससे भी कर सकते हो। आई विल शो हाउ डज दिस फंक्शन। देखो, जैसे सपोज ऑर्गेनिक का बाई चांस मेरे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसे बोलते हैं पायरोल। अब अगर आपको एन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, आप क्या करोगे? एन के कितने सिग्मा बॉन्ड्स है? 3। कितने लोन पेयर है? 1। इट इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, नो, तो आंसर आ गया 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। मेरे पास सपोज ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, दिस इज पिरिडिन, ये मॉलिक्यूल है। अब एन के कितने सिग्मा बॉन्ड्स? 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस, एक सेकंड, मैंने गलत बना दिया स्ट्रक्चर, सॉरी, इट शुड बी दिस वे, यस, दिस इज करेक्ट, ठीक है, पायरोल। तो इस केस में हमारे पास क्या है? ये जो एन के लोन पेयर्स हैं, दीज आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, देखो कॉन्जुगेशन में है, तो आप इसको काउंट नहीं करोगे। कैसे निकालोगे? एन की हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? 3 प्लस 0 लोन पेयर जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व ना हो, दैट इज 0, तो 3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, ठीक है। ये फॉर्मूला जो मैंने दिया तब फंक्शन करेगा अगर आपको डायरेक्टली पता है कि कितने हमारे पास है, मतलब उसकी शेप क्या है, शेप से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। वरना अगर आपने बाई चांस ये फॉर्मूला रटा हुआ है तो आप इससे भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स
इज इक्वल टू हाफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स प्लस माइनस चार्ज। ये फॉर्मूला है। इसके थ्रू भी मैं बता देती हूँ एग्जांपल। जैसे आपके पास है NH4+, ठीक है, कैसे निकालोगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हाफ लिया, N के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। कितने मोनोवेलेंट एटम्स हैं? मोनोवेलेंट मतलब जिनकी वैलेंसी 1 हो, 4। प्लस माइनस चार्ज, अगर प्लस चार्ज हो, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन दिया तो उसमें से माइनस कर दो, माइनस हो तो प्लस कर दो। क्या आया? 5। ये क्या कर दिया मैंने? 5। अच्छा, यहाँ पर इस फॉर्मूले में इट हैज, आई थिंक इट शुड बी प्लस, यस प्लस। तो क्या आएगा आपके पास? 5 + 4 9, 9 - 1 8/2 इज 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी हो बाई चांस SO4 2- की, तो हाफ इंटू S के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। फॉर्मूला में है नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स, O इज नॉट मोनोवेलेंट, ठीक है, इट इज बाइवेलेंट, तो यहाँ पर करोगे आप 0, ठीक है। मोनोवेलेंट एटम्स मतलब H हो, F हो, Cl हो, जिनकी वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। O इज नॉट मोनोवेलेंट। अब -2 चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, तो अगेन 8/2 4, हाइब्रिडाइजेशन अगेन sp3। ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। एक और एग्जांपल चलो ऐसे दे देती हूँ, जैसे SF4, ठीक है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास? 6। मोनोवेलेंट एटम्स 4, चार्ज है नहीं, तो 6 + 4 इज 10/2 इज 5, हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3d, ठीक है। अब कोई डाउट है? सम डाउट है इसमें? नो मैम। ठीक है। अब एक चीज, अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में, मतलब sp3d में, ये शेप होती है ना sp3d की, अगर लोन पेयर रखना हो, लोन पेयर, ठीक है, या कोई चीज अगर डबल बॉन्ड से जुड़ रही है, मल्टीपल बॉन्ड, वो हमेशा आप किस पोजीशन पे रखते हो? जल्दी से बताओ। ये जो पोजीशंस है ना, इन्हें बोलते हैं एक्सियल, परपेंडिकुलर वाली को, इन प्लेन वाली को बोलते हैं इक्विटोरियल पोजीशन। ये 3 इक्विटोरियल है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में लोन पेयर या मल्टीपल बॉन्ड हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पे रखते हैं। व्हाट आई मीन इज, सपोज आपको sp3d आई किसी की, एक लोन पेयर रखना है, ठीक है, तो एक लोन पेयर यहाँ रख दो। लोन पेयर को नहीं गिनते हैं शेप में, तो इसकी शेप कैसी बन जाएगी? इसे बोलेंगे हम सी सॉ शेप। 4 बॉन्ड्स प्लस 1 लोन पेयर विल गिव यू सी सॉ शेप। अगर आपके पास हो 3 बॉन्ड्स प्लस 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर रखने हैं, ठीक है, एक ऐसे रख दो, एक ऐसे रख दो, ठीक है, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, कैसी शेप है? ये देखो, इट इज फॉर्मिंग अ टी, इसे बोलते हैं टी शेप, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में 2 बॉन्ड्स हो प्लस 3 लोन पेयर, ठीक है, ये 2 बॉन्ड्स है, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, तो शेप कैसी बन गई? लीनियर शेप, ठीक है। इज दिस क्लियर? यस मैम। ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, नहीं कोऑर्डिनेशन नंबर, हाँ 6 में, व्हाट आई मीन इज इससे नेक्स्ट, अगर आपको लोन पेयर रखने हो, उसमें आते हैं एक्सियल पोजीशन पे, ये होती है ना 6 की शेप, 1 2 3 4 5 6। अगर मुझे इसमें लोन पेयर रखना हो, 1 लोन पेयर प्लस 5 बॉन्ड्स, तो यू प्लेस इट दिस वे, इस एक्सियल पोजीशन पे। तो इसकी शेप को हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर को काउंट नहीं करना है, दिस शेप इज टर्म्ड एज स्क्वायर
और नीचे एक ये पिरामिड टाइप बन रहा है, इट इज स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, अगर 2 लोन पेयर प्लस 4 बॉन्ड्स हो तो अगेन उसको भी एक्सियल पे रख दो। ठीक है, इस शेप को बोलते हैं हम स्क्वायर प्लेनर बन जाएगी शेप। ठीक है, यही पॉसिबिलिटीज अराइज करती है हमारे पास। एक और है, इसके क्वेश्चंस वैसे कम आते हैं, स्टिल आई एम टेलिंग यू, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 7 हो, मैं रिपीट कर रही हूँ, मैंने आपको क्या बताया बच्चों कि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो तो लोन पेयर को रखना है किस पे, इक्विटोरियल पे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो लोन पेयर को रखना है एक्सियल पे। अब कंसीडर करो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 7 हो, हाइब्रिडाइजेशन 7 में क्या होगी, sp3d3। अब इसमें ना देखना पड़ता है कितने लोन पेयर है। अगर लोन पेयर एक हो तो रख दो उसे किस पे, इक्विटोरियल पे, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में रखा था। लेकिन अगर लोन पेयर 2 हो तो रख दो उसे उठाकर एक्सियल पे। टेक केयर ऑफ दिस। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 7 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, 1 2 3 4 5 पेंटागनल बाइपिरामिडल, ऐसे ऐसे। अगर एक लोन पेयर है उसे इस इक्विटोरियल पोजीशन पे रख दो, यहाँ रख दो कहीं भी, किसी भी एक इक्विटोरियल पोजीशन पे। ठीक है, इस शेप को हम क्या बोलते हैं, दिस शेप इज टर्म्ड एज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल है लेकिन डिस्टॉर्टेड, 6 हो गई ना। अगर 2 लोन पेयर हैं तो बस 1 2 3 4 5 एक्सियल एक्सियल पे रख दो। इस शेप को हम बोलते हैं पेंटागनल प्लेनर। ठीक है, देख लो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप उनकी शेप निकाल के बताओ मुझे। शेप और हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इनकी सबकी शेप और हाइब्रिडाइजेशन बताओ। क्वेश्चन 2 ये करो, पहले और क्वेश्चन देती हूँ आपको। C3O2 में हाइब्रिडाइजेशन बताओ सी की। ट्राई देम। जल्दी से बताओ बच्चों, क्या आंसर है। Ma'am, बोलो। ma'am, for XCF2 it will be linear XCF2। हम्म। क्योंकि मैम उसका हाइब्रिडाइजेशन 5 आ रहा है एंड इट्स DsP3। हम्म, चलो देखते हैं सारे क्वेश्चंस।
XCF2 सबसे पहले देखो, XC है 18th ग्रुप का, राइट? तो इट विल हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। एक F से जुड़ गया, क्या बचा आपके पास? मेरे पास बचे 3 लोन पेयर्स प्लस 2 बॉन्ड्स, 5। हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3d। अब 5 में शेप कैसी होती है? ऐसी 1 2 3 4 5। और मैंने बताया था अगर 5 होगा आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर, लोन पेयर को रखना इक्विटोरियल पे, तो शेप बन गई क्या? लीनियर। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। शेप और हाइब्रिडाइजेशन। देखो, जब भी कभी नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव हो ना, सेंट्रल एटम को देना। आई है ग्रुप 17 का, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7। एक नेगेटिव चार्ज मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम को दे दो। एक Cl जोड़ा, व्हाट इज लेफ्ट? 3 बच गए। 3 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड्स, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, कोऑर्डिनेशन नंबर 5। ठीक है, तो बस कैसे बनाओगे इसे? आई 1 2 3 4 5, यहाँ रखे 3 लोन पेयर। ठीक है, Cl पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज दे दो नेगेटिव। ठीक है, तो शेप इज लीनियर। नेक्स्ट I3-, आई है, मतलब एक आई को सेंट्रल एटम मान लो। आई के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज मतलब मेक इट 8। एक आई जुड़ा, एक आई जुड़ा, व्हाट इज लेफ्ट इज अगेन 3 लोन पेयर 2 आई, शेप लीनियर होने वाली है। ठीक है, चार्ज नेगेटिव। एक ये भी क्वेश्चन आ जाता है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन I3-। अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना किसी मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स, तो साइड वाले एटम्स के भी काउंट करना। ठीक है, और इसके पास भी कितने हैं? 1 2। ठीक है, कितने लोन पेयर्स हैं? 3 इस पे, 3 इस पे, 3 इस पे, 9। ठीक, चलो नेक्स्ट NO3-। एन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। एक नेगेटिव चार्ज है, एक और दे दिया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3 OH जोड़ दो। ठीक है, तो बस एन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, नो लोन पेयर। तो शेप कैसे होने वाली है? ट्राइगोनल प्लेनर। नेगेटिव चार्ज दे दो इसे। आप डेटिव बॉन्ड से भी बना सकते थे, मैंने ऐसे बना दिया। नेक्स्ट Cl2O, O के साथ 2 Cl जुड़े हुए हैं। अब O के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। एक Cl, एक Cl, क्या बचा आपके पास? 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर एंड 2 सिग्मा बॉन्ड्स। तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। sp3 विद 2 लोन पेयर्स, वाटर टाइप स्ट्रक्चर बनेगा, इसे बोलते हैं एंगुलर। ठीक है, आप फॉर्मूला लगा के करना चाहते हो ना, हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस मोनो सॉरी प्लस मोनोवेलेंट एटम्स प्लस माइनस चार्ज, उससे भी कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट किया। अब C3O2, ये ना इसका स्ट्रक्चर देखना, ये क्वेश्चन बहुत जगह कंफ्यूज करता है। इसका स्ट्रक्चर इज दिस, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, आगे डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो C है इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp। 2 सिग्मा बॉन्ड्स, कोई लोन पेयर नहीं, इट इज ऑल्सो sp, इट इज ऑल्सो sp। ठीक है, O की पूछता तो O की क्या आ जाती? 1 2 3 sp2 sp2, देख लो। ठीक है, कोई डाउट है? नो मैम। एक चीज और,
क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, d orbital which is used in sp3d hybridization, कौन सा d यूज होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में एक d यूज हो रहा है ना, ये होता है dz² यूज्ड। sp3d2 में दो d यूज हो रहे हैं, ये होते हैं dx² - y² और dz²। और sp3 में तीन d यूज हो रहे हैं, तीनों एक जैसे यूज होते हैं, dxy, dyz और dxz। देख लो इसे। ठीक है, नेक्स्ट कुछ फैक्टर्स जिसको हम वैसे पर थ्योरी से देख सकते हैं, वो ये बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ के जैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये ना मैंने आपको शायद पीरियोडिक में भी बताया होगा, इफ यू हैव टू सेम एटम्स, अगर होमो एटॉमिक स्पीशीज हो जैसे ए और ए, तो व्हाट वी से इज DAA इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ ए। ठीक है, ये एक रेडियस आर ए, ये दूसरे का रेडियस आर ए। लेकिन अगर आपके पास इस केस में तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है डेल्टा EN वो 0 होता है, दोनों सेम एटम्स है ना। बट इफ यू हैव टू डिफरेंट एटम्स, एक A एक B, जिनका डेल्टा EN की कुछ वैल्यू होगी, तो हम निकालते हैं इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी यूजिंग शूमेकर स्टीवेंसन इक्वेशन। ये होती है RA प्लस RB माइनस 0.09 मॉड ऑफ डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, आंसर किसमें, सब वैल्यूज किसमें लेनी है, एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, देख लो, ये आएगा एंगस्ट्रॉम में, ये भी एंगस्ट्रॉम में लेना है, ये भी एंगस्ट्रॉम में लेना है। ठीक है, एक फॉर्मूला है। नेक्स्ट एक और जनरल सी बात है, हर जगह लगती है, वो ये पीरियोडिक टेबल में ना, जब भी व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एक पीरियड के अंदर, एक पीरियड में जनरली प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करने के लिए डोमिनेटिंग फैक्टर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मोस्टली क्वेश्चंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप की, ठीक है, तो डोमिनेटिंग फैक्टर साइज होता है, साइज। टेक केयर ऑफ दिस, क्वेश्चंस को आंसर करते वक्त एसिडिक, बेसिडिक स्ट्रेंथ या न्यूक्लियोफिलिसिटी में ये करना है आपको कि एक पीरियड के अंदर डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होता है, इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, और डोमिनेटिंग फैक्टर इन अ ग्रुप, दैट इज साइज। ठीक है, चलो और देखते हैं। अब मुझे जरा ये बताओ, अगर आपके पास ये है, आपको इन बॉन्ड्स को कंपेयर करना है, इन बॉन्ड्स की लेंथ को। ठीक है, दिस इज ये बॉन्ड लेंथ, सपोज ये 1 है, ये 2 है, दिस इज 3, दिस इज 4। तो अब मुझे बताओ व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड की लेंथ, कौन सी ग्रेटर कौन सी स्मॉल होगी? बताओ। मैम 1 का सबसे ज्यादा होगा। ये ना, इट इज बिकॉज जो एक बॉन्ड लेंथ है that is inversely proportional to amount of s character.
ये कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज, कितना एस करेक्टर है इसके अंदर? अराउंड 25%। ये भी sp3 है, एस करेक्टर कम है। ये होता है ना ऑर्डर ऑफ एस करेक्टर, कि sp में ज्यादा होता है देन sp2, लास्ट में sp3। इसके अंदर होता है 50%, ठीक है, इसमें होता है 33.3%, इसमें होता है हमारा 25%। दिस इज sp3, दिस इज sp2, sp3, ये मेरा है sp2। तो बस जिस कार्बन के पास एस करेक्टर ज्यादा है वो बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा एंड बॉन्ड लेंथ विल बी लेस। तो 1 बड़ी होगी, देन 2, देन 3 एंड लास्ट विल बी 4th। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये मुझे बताओ, चलो पहले आप ये समझ लो, जो बॉन्ड एंगल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम के। जैसे CH4 है मेरे पास, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp3, कितना बॉन्ड एंगल है? सभी बॉन्ड्स के बीच में एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट्स। मेरे पास आया NH3 विद 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन इसकी भी sp3। बिकॉज ऑफ लोन पेयर ये बॉन्ड्स को अंदर की तरफ सप्रेस करेगा, ठीक है। रिपल्शंस का ऑर्डर इज दिस, कि लोन पेयर रिपल्शंस इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लास्ट में बॉन्ड पेयर। तो ये अगर अंदर की तरफ सप्रेस करेगा तो ये एंगल्स कम हो जाएंगे। तो इसका एंगल होता है 107 डिग्री। दो लोन पेयर है जैसे O में, अगेन हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, तो एंगल्स को और सप्रेस करेगा और इसका एंगल अराउंड 104 डिग्री। ठीक है, और बॉन्ड एंगल देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। क्या मतलब? देखो, अगर कोई भी मेरे पास कंपाउंड है ABB टाइप, अगर A मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है B से, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। जितने इलेक्ट्रॉन जिस तरफ आएंगे उनमें रिपल्शन बढ़ेगी, एंगल बढ़ जाएगा, ठीक है, दिस विल बी ग्रेटर। लेकिन अगर बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हो, अपनी तरफ ये खींचेंगे, यहां पर कंपैरेटिवली बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम। ठीक है, लेकिन एक एग्जांपल आई एम टेलिंग यू जिसमें आपको अच्छे से ध्यान रखना है, वो एग्जांपल ये है कि सपोज आपके पास Cl2O है और H2O, बताओ किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? H2O का या Cl2O का? बताओ, ध्यान रखना, Cl2O का ग्रेटर होता है H2O का। इफ यू सी OHH, इफ यू सी OCl, इसके केस में डोमिनेट फैक्टर करता है साइज। ये एग्जांपल का ध्यान रखना, रिमेंबर दिस, कि Cl बड़े एटम्स हैं, ठीक है, स्टेरिक रिपल्शन बहुत ज्यादा है, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो दिस बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। लर्न दिस, कि Cl2O का बॉन्ड एंगल पानी से ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव इज डाइपोल मूवमेंट। ये आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो। व्हाट इज डाइपोल मूवमेंट? इट इज मेजर ऑफ पोलैरिटी। जिसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा उसमें पोलैरिटी ज्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, डिनोट करते हैं म्यू से। फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू चार्ज इनटू इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। यूनिट्स जो होती हैं इसकी, यूनिट्स आर डीबाई। एक रिलेशन है 1 डीबाई इज इक्वल टू 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर। व्हाट इज दिस ESU? फिजिक्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, मेजर ऑफ चार्ज। ठीक है, अब ये देखो, सिंपल है। आपको आपको डाइपोल्स को वेक्टर कंसीडर करके यू हैव टू प्लस
या माइनस वेक्टर्स को, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दूं, पहले तो एक ऑर्गेनिक का भी क्वेश्चन है, वो ये कि डाइपोल मूवमेंट हमेशा ट्रांस की कम होती है किससे, सिस से। रीजन, एग्जांपल देखो, एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये, क्या होगा अब, Cl का डाइपोल इस तरफ, Cl का इस तरफ, एक इधर डाइपोल एक इधर डाइपोल, रिजल्टेंट वेक्टर कुछ होगा इस डायरेक्शन में। इस केस में इसका डाइपोल इस तरफ, इसका डाइपोल इस तरफ, देयर विल बी अ कैंसलेशन ऑफ वेक्टर्स, अपोजिट साइड में वेक्टर्स कैंसिल होते हैं, सेम साइड में देयर इज अ पैरेललोग्राम लॉ से आप ऐड कर सकते हो। तो सिस का हमेशा ज्यादा होगा ट्रांस से, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आपको दे रही हूँ। क्वेश्चन ये है, आपके पास ये है पैरा डाइक्लोरो, आपके पास है मेटाफॉर्म और है ऑर्थो। इनमें से बताओ किसका डाइपोल मोमेंट, ये 1 है 2 है 3 है, किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। मैम थर्ड वाला का। हाँ, क्यों, क्योंकि डाइपोल मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, ठीक है। वरना आप पूरा फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है। जहां एंगल छोटा होगा वहां डाइपोल मोमेंट ज्यादा, यहाँ एंगल है 60 डिग्री, ठीक है, इधर एंगल है 120 डिग्री, इधर एंगल है दोनों में 180 डिग्री। इसका तो वैसे भी देखो, इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर है 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। ठीक है, मोर देन वन ऑप्शन ऑल्सो यू कुड सिलेक्ट। जल्दी से बताओ आंसर। देखो, मैम बोलो। मैम इट विल बी सेकंड वन एंड फोर्थ वन। हम्म, ठीक है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, ठीक है, इसका डाइपोल मोमेंट इज ऑल्सो 0, लेकिन ये क्वेश्चंस का ध्यान रखना, इनका डाइपोल मोमेंट इज नॉन जीरो। क्यों, क्योंकि जो O के लोन पेयर्स हैं ये इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, इसका इस डायरेक्शन में, तो देयर विल बी सम नेट वेक्टर, एक इधर है एक इधर है, कुछ रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन में, इट्स नॉन जीरो, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0।
इसके केस में भी बच्चों अगर देखो, अगर आप इसे, इसका वैल्यू को म्यू लो, इसकी वैल्यू को म्यू लो, एंगल है 120 डिग्री, ठीक है। तो फॉर्मूला इन दोनों का अगर आप एडिशन करोगे, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा, cos 120 की जल्दी से बताओ क्या वैल्यू होती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 120? cos 120 बच्चा, cos 120 को आप लिख सकते हो ना, cos ऑफ 180 माइनस 60 दैट इज माइनस cos 60। माइनस cos 60 क्या होता है? cos 60 की वैल्यू इज -1/2। तो 2 इंटू म्यू स्क्वायर इंटू -1/2, ठीक है। 2 म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर दैट इज अंडर रूट में म्यू स्क्वायर, वैल्यू आ गई म्यू। तो अगर आपने इसको म्यू लिया था, म्यू लिया था, रिजल्टेंट म्यू है, इधर भी म्यू है, ये दोनों कैंसिल कर जाएंगे, इनका डाइपोल मोमेंट इज ऑल्सो 0। तो आंसर आएगा सिर्फ बी, ठीक है। देख लो इसे, Yes, ma'am. ठीक है। नेक्स्ट, एक और चीज है, हम ना परसेंटेज आयनिक स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं डाइपोल मोमेंट से। कैसे? परसेंटेज आयनिक स्ट्रेंथ इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट बाय theoretical value of dipole moment into 100%, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको, कैलकुलेट mu of HCl if bond distance is x angstrom, ठीक है, charge is y ESU, and also calculate percentage ionic character if experimental value of mu is 1, चलो 1 नहीं, इसे आप ले लो, is let it be z d by, ठीक है। ये करो, मैं कर देती हूँ जल्दी से, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी हुई है आपको, आपको म्यू निकालना है। म्यू कौन सा निकालोगे? थ्योरेटिकल। कैसे निकालना है? चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज है YESU, डिस्टेंस है x एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट कर लो, 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा? YX इंटू 10⁻⁸ ESU सेंटीमीटर। तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर विल बी एक्सपेरिमेंटल, कितनी एक्सपेरिमेंटल है मेरे पास गिवन? ZD बाय थ्योरेटिकल कितनी आ गई? XY इंटू 10⁻⁸ ESU सेंटीमीटर। यूनिट सेम कर दो, ऊपर डी बाय नीचे ESU सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 1 डी बाय 10⁻⁸ ESU सेंटीमीटर। ठीक है, बस सॉल्व कर लो। मैंने एक्स वाई दिया, पेपर में हो सकता है वैल्यूज गिवन हो, ठीक है। दैट्स इट, यू हैव टू जस्ट सॉल्व। चलो नेक्स्ट हमारे पास है MOT, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये क्या कहता है? ये VBT में था कि डिफरेंट एनर्जी के जुड़ के सिमिलर एनर्जी के फॉर्म करते हैं। ये बोलता है सिमिलर एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मतलब एटम के ऑर्बिटल्स कंबाइन करके फॉर्म करेंगे डिफरेंट एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स।
अब डिफरेंट एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दो तरीके के हैं, एक है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है, एक है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एक है हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब क्या है, अब हमने एटॉमिक में पढ़ा था ना, एटम इज अ वेव, वेव के एम्पलीट्यूड को हम शो करते हैं साई से, साई से। अगर एक एटॉमिक ऑर्बिटल साई ए हो, एक साई बी, इफ देयर इज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिजिक्स का टर्म, व्हाट डज दैट मीन, अगर एक की क्रेस्ट दूसरे के ऊपर, क्रेस्ट के ऊपर आए एंड ट्रफ के ऊपर ट्रफ, इफ देयर इज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक वेव दूसरी वेव ऐसे ऐड हो रहे हैं, तब बनते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, डिनोट करते हैं हम एडिशन से ऑफ वेव फंक्शंस। लेकिन अगर ऐसे हो, एक का क्रेस्ट और एक का ट्रफ, देयर इज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिजिक्स में जो आप पढ़ते हो वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है, ऐसे इफ देयर इज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तब बनते हैं हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, साई ए माइनस साई बी। यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो दे आर स्टेबल, ये क्या है, लेस स्टेबल। केमिस्ट्री की टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, स्टेबल आर लो इन एनर्जी, लेस स्टेबल आर हाई इन एनर्जी, सिंपल, ठीक है, ऐसे बनते हैं हमारे पास। देन एक टर्म है हमारे पास नोड्स। व्हाट आर नोड्स, ऐसे रीजन जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 0.05%, ठीक है। नोट्स करेंगे उससे पहले मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ, ये ट्रिक एप्लीकेबल है ओनली फॉर होमो एटॉमिक डायटोमिक मॉलिक्यूल। होमो मीन्स सेम एटम, डायटोमिक मीन्स दो एटम्स और उनका मॉलिक्यूल बने। तो देखो, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड ऑर्डर में एक स्टेप में रिलेशन चाहिए, तो हाउ डू वी डू इट, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 हो, जैसे N2, N के साथ प्लस साथ 14, तो बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 3 आता है, इसको याद रखना है। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स 15, तो दिस, मैं पूरा लिख रही हूँ, एक बार देख लो। ठीक है, और आप ये भी पढ़ते हो वैसे कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका क्या होता है, पूरा एमओ डायग्राम बनाओ, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स डिवाइड बाय 2, एक ये भी तरीका होता है, ठीक है। मैंने आपको सीधा ट्रिक दी है। व्हाट डज दैट मीन, अगर क्वेश्चन आया एक्सप्लेन इन दी, सॉरी, अरेंज इन दी ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, आपको N2 N2 प्लस N2 माइनस दिया है, तो आप सीधा इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेना। कब निकालना, अगर सेम एटम्स वाले हैं, ठीक है, ओनली इफ इट इज होमो एटॉमिक। तो N2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 14, इसके पास 13 15, बॉन्ड ऑर्डर निकालो सीधा, 14 पे 3 होता है, 13 पे 2.5, इस पे 2.5, ये आ जाएगा। N2 का ग्रेटर है, N2 प्लस और N2 माइनस का सेम है। आपको क्वेश्चन दे O2 O2 प्लस O2 2 माइनस ब्ला ब्ला, वो भी हम कर सकते हैं। कैसे, देख लो, अगर बॉन्ड ऑर्डर अरेंज करना O2 O2 प्लस O2 2 प्लस O2 माइनस O2 2 माइनस कर लेंगे। इट हैज 16 इलेक्ट्रॉन्स, इसके 15, इसके 14, इसके 17, इसके 18, 14 पे बॉन्ड ऑर्डर 3,
15 पे बॉन्ड ऑर्डर 2.5, दिस इज 2, दिस इज 1.5, दिस इज 1। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? O2 प्लस 2 प्लस ग्रेटर है O2 प्लस से, फिर O2, फिर O2 माइनस, फिर O2 2 माइनस। लाइकवाइज आप किसी का भी कर सकते हो। अगर किसी चीज का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए तो दैट मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, किसी को डाउट है कुछ? ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ, दो तरीके के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड पाई। ठीक है, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या है? जिसमें अलोंग द एक्सिस होगी ओवरलैप। जैसे एस और एस के, अगर बाई चांस एक एस और एक एस है, एज आई सेड ना, इलेक्ट्रॉन के वेव्स है, क्रेस्ट रफ, उन वेव्स को हम ऐसे शो कर देते हैं, एक का प्लस एक का माइनस, या एक का प्लस दूसरे का प्लस। अगर दोनों प्लस प्लस वाले जुड़ते हैं तो हमारे पास क्या है? बस ऐसे जुड़ के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। ठीक है, इसमें कोई भी नोडल प्लेन नहीं है, नो नोडल प्लेन। लेकिन एक का प्लस एक का माइनस जुड़ा, ये बनेगा क्या? दिस विल फॉर्म सिग्मा वननेस। मतलब ये बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग को ना हम स्टार से शो करते हैं, ये फॉर्म करेगा एंटी बॉन्डिंग, एक का प्लस एक का माइनस, दिस इज सिग्मा स्टार वननेस। वननेस लिख लो, अगर मैंने वननेस वननेस जोड़ा, 2s जुड़ेंगे तो सिग्मा 2s स्टार। ठीक है, इसमें ये नोडल प्लेन है। ठीक है, सो इट हैज वन नोडल प्लेन। ठीक है, और कैसे हो सकता है? मेरे पास पाई जुड़ सकते हैं सिग्मा नोडल प्लेन्स में, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। कैसे हो सकता है? अलोंग द एक्सिस ऐसे हो सकता है, या ऐसे। व्हाट आई मीन इज, इसका प्लस इसका माइनस, इसका प्लस इसका माइनस जुड़ सकते हैं। इस केस में ये प्लस वाले इकट्ठे हो जाएंगे, माइनस माइनस वाले यहाँ। इसमें भी कोई नोडल प्लेन नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्लेन आप बच्चों बीच में से नहीं पास करोगे, किसी ऑर्बिटल के बीच से, यहां से नहीं पास कर देना प्लेन। ठीक है, दो न्यूक्लियस के बीच की जगह वहां से पास करेंगे। या ऐसे हो सकता है, एक का प्लस माइनस जुड़े। अब इस केस में क्या होने वाला है? दे विल बी ओरिएंटेड दिस वे, ये माइनस ये प्लस, इसका माइनस इसका प्लस, ओवरलैप नहीं है, यहाँ पर एक नोडल प्लेन पास कर सकता है, वन नोडल प्लेन। ठीक है, इसको जहां पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसे शो करेंगे सिग्मा 2। अगर बाई चांस मैंने बाई चांस ही लिए पीजेड और पीजेड, तो दिस इज सिग्मा 2 पीजेड। अगर मैंने पीजेड पीजेड लिया, दिस विल बी सिग्मा स्टार 2 पीजेड। ठीक है, अलोंग द एक्सिस इज सिग्मा बॉन्ड। अब पाई कैसे बनाएंगे हमारे? पाई विल बी परपेंडिकुलर। जैसे एक पी वाई और एक पी वाई लिया, ठीक है, इसका प्लस माइनस माइनस, तो होने क्या वाला है? ऊपर प्लस प्लस वाले, पीछे माइनस माइनस वाले। ठीक है, ऐसे ओरिएंट हो जाएंगे। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? एक का प्लस माइनस, एक का प्लस एक का माइनस, सॉरी उल्टा कर दो चाच, एक माइनस एक प्लस, इसमें टोटल नेट रिपल्शन है। ठीक है, रिपल्शन की वजह से थोड़ी सी स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो गया। एक नोडल प्लेन, दो नोडल प्लेन, इट हैज टू नोडल प्लेन्स। इसमें बस एक प्लेन यहां से होगा, वन नोडल प्लेन। क्योंकि जब पाई बनता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे होती है ऊपर की तरफ, बीच में देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ पैसेज ऑफ प्लेन। ठीक है, अब एनर्जी का ऑर्डर ध्यान रखना, टिल N2 तक ये एनर्जी का ऑर्डर है। क्या? कि सिग्मा वननेस की ग्रेटर है सिग्मा स्टार वननेस से, सॉरी उल्टा एरो प्लेस किया। फिर ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास सिग्मा 2p z, देन पाई 2p x इक्वल है पाई 2p y के। इस जगह पर ही सिर्फ चेंज आता है, इसको ध्यान से देखना। इसके बाद एनर्जी है
पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, फिर आती है सिग्मा स्टार 2pz। ये कहां तक है? n2 तक। आफ्टर n2, ठीक है, फ्रॉम O2 ऑनवर्ड्स एनर्जी का ऑर्डर इज दिस। यहां पर चेंज आता है, शिफ्टिंग हो जाती है। पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz। ये इसमें ध्यान देना, रेस्ट रिमेन्स द सेम। रीजन, रीजन O2 के बाद sp मिक्सिंग अच्छे से टेक प्लेस करती है। होता क्या है, ये s और ये p ऑर्बिटल्स फिर से रिकम्बाइन करते हैं, तो थोड़ा सा लो इन एनर्जी और हाई इन एनर्जी चले जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन ऑनवर्ड्स इट इज मोर प्रोनाउंस्ड, टिल O2 टिल N2 सॉरी, जब ज्यादा प्रोनाउंस्ड इट इज नॉट मच प्रोनाउंस्ड। ठीक है, एक सेकेंड, मुझे लग रहा है कि ना मैंने ये शायद उल्टा कर दिया। अगर sp मिक्सिंग होगी दिस p शुड कम डाउन। यहाँ पर मैंने गलती कर दी, एक सेकेंड, उल्टा लिख दिया दोनों में। sp मिक्सिंग से लो इन एनर्जी और हाई इन एनर्जी जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। यहाँ पर N2 के केस में यहाँ आएगा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, और बाद में आएगा सिग्मा 2pz। यहाँ sp मिक्सिंग की वजह से लो इन एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, हाँ, नाउ इट्स फाइन। अब कुछ चीजें हम बॉन्ड लेंथ या उसकी प्रॉपर्टीज, डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, ये तो वर्ड्स पता होंगे। डाया मींस देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरा मींस देयर इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड लेंथ को हम बॉन्ड ऑर्डर से बता सकते हैं, ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा तो लेंथ कम। ठीक है, एंड सो ऑन, सबके एमओ डायग्राम्स ऐसे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फॉर्मल चार्ज नहीं, फॉर्मल चार्ज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन ऑर्गेनिक में भी आते हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ विच इज मोर वॉलेटाइल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल या पैरानाइट्रोफिनोल? विच इज मोर वॉलेटाइल, विच इज मोर एसिडिक? ये बताओ। बताओ विच इज मोर वॉलेटाइल। देखो, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या है, दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इसमें टेक प्लेस करती है इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। इसमें टेक प्लेस करती है इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। और हमें पता है इंटरमोलिकुलर ज्यादा स्ट्रांग होती है इंट्रा से। देखो, इसमें क्या है, ये OH इस नाइट्रो के O से H बॉन्डिंग कर रहा है। इस मॉलिक्यूल में क्या है, एक यूनिट है पैरा की, ये दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर NO2 से इंटरेक्ट कर रहा है, ये फर्दर कर रहा है, तो देयर इज अ लॉन्ग चेन फॉर्म्ड। तो विच इज मोर वॉलेटाइल, ऑर्थो एज कंपेयर टू पैरा। यहाँ पूरी लॉन्ग चेन है, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डिस्टर्ब द चेन। मोर एसिडिक कौन सी है, अगेन पैरा। क्यों?
यहाँ पे बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये एच अवेलेबल ही नहीं है कि हम इसे डोनेट कर सके, तो पैरा इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू ऑर्थो फॉर्म। ठीक है, देख लो। ठीक है, इसके बाद बाकी छोटे छोटे से टॉपिक्स है और कुछ याद करना है जो सॉलिड स्टेट पे टूट जाते हैं, जैसे PCl5 टूट जाता है, PCl3+, PCl6 सॉरी PCl4+ और PCl6-, ये सब जो पी ब्लॉक में भी किया होगा, इन सब चीजों को याद करना है। सॉल्युबिलिटी, हाइड्रेशन, एनर्जी, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में से यू हैव टू लर्न, बस चैप्टर में इतना ही है। ठीक है, कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, बस दैट्स इट। एक बार नोट से रिवाइज कर लो, चैप्टर विल बी डन। ठीक है, दैट्स ओके इट। मैम, थैंक यू मैम।